बच्चों इसके पहले हम लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट क्या होंगे अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं किसी चीज के। हमने ये नहीं देखा था कि कितने मोल प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आपने मान लीजिए 1 फैरेड चार्ज प्रोवाइड किया या फिर 2 मोल चार्ज प्रोवाइड किया तो कितने मोल डिपॉजिट होंगे ये नहीं देखा। तो अब मोल डिपॉजिटेड और चार्ज का हम रिलेशन देखेंगे। इसका रिलेशन देखने के लिए हमने कुछ हाफ सेल रिएक्शंस लिखे हुए हैं, उनमें इस चीज को हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे ये हाफ सेल रिएक्शन है जो कि पोटेशियम का रिडक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, तो इससे ये पता चलता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक पोटेशियम आयन को रिप्रोड्यूस करेगा, या फिर ये भी बोल सकते हो कि एक मोल इलेक्ट्रॉन एक मोल पोटेशियम आयन को रिड्यूस करेगा। तो आप बोल सकते हो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, 96500 कूलम ऑलमोस्ट, एंड दैट इज इक्वल टू 1 फैरेड चार्ज। तो आप बोल सकते हो 1 फैरेड चार्ज will reduce 1 mole potassium ion and produce 1 mole पोटेशियम। क्लियर। अब अगर यहाँ पे 2 मोल पोटेशियम आयन को रिड्यूस करना था 2 फैरेड हमें यूज करना पड़ता इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज। 3 मोल पोटेशियम आयन को रिड्यूस करना था 3 मोल। तो अब इन क्वेश्चन को इसी लॉजिक को यहाँ पे देखते हैं। इस रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि 3 फैरेड electricity will be used to produce, क्या बोलेंगे, 1 मोल एल्यूमिनियम, और टू रिड्यूस 1 मोल एल्यूमिनियम आयन, टू प्रोड्यूस 1 मोल एल्यूमिनियम सॉलिड। यही पूछा गया है कि calculate amount of product formed in electrolysis by 1 Faraday of electrolysis। तो आपसे आपको ये इंफॉर्मेशन पता है तो बता दोगे कि 1 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी will use to produce how many, 1/3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये आपने बिल्कुल सिंपल से लॉजिक से कर दिया, मूल कंसेप्ट जैसा ही है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलोगे सेकेंड रिएक्शन में? सेकेंड रिएक्शन बोल सकते हो कि आप कितने मोल इलेक्ट्रॉन से 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोल सकते हो क्योंकि 2 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी will be used to produce how many mole Cl2, 1 mole Cl2, है ना। या फिर आप बोलोगे 2 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी विल बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज 2 मोल Cl माइनस, लेकिन हम तो यहाँ Cl2 की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो एक फैरेड इलेक्ट्रिसिटी कितने को प्रोड्यूस करेगी, 1/2 मोल Cl2 को। तो मूल कंसेप्ट ही तो लगा ना, सीधा सा ही तो है। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको बैलेंसिंग नहीं दी जाती, बैलेंस इक्वेशन नहीं दी जाती, तो उस समय आपको थोड़ा बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि ये रिएक्शन है तो आप पहले बैलेंस करो, ऑक्सीजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस करो 4H+, और अब आप बैलेंस करने के लिए क्या बना दोगे, फोर इलेक्ट्रॉन। अब बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो यहाँ पे, आप ये बोल सकते हो कि अगर आपने 4 फैरेडे चार्ज लिया तो 4 मोल ऑफ H+ प्रोड्यूस होंगे और 1 मोल ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस होगा, और
ये चीज़ आप कमेंट कर सकते हो। तो क्या बोलोगे, 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज will produce 1 mole O2 गैस। इसलिए 1 फैराडे चार्ज will produce how many moles of O2? 1/4 mole of O2। अब से फोर्थ रिएक्शन, इसको भी आपको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए आयरन कितना है, दोनों साइड आयरन 1 ही मोल है। ऐसा नहीं कि हाफ से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर हाफ से नहीं मल्टीप्लाई करते तो लेफ्ट साइड आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिलहाल ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 1 है, ऐसा करते हैं 2 को ही कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे क्या करें, वाटर जोड़ दें। अब हाइड्रोजन यहाँ पे लेफ्ट साइड 2 है, तो क्या करें, 2H+। राइट साइड 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 2 फैराडे चार्ज will produce 1 mole Fe2O3। इसलिए बोल सकते हैं कि 1 फैराडे चार्ज will produce 1/2 mole Fe2O3। सॉल्व हो गया। जैसे ये क्वेश्चन है, प्रोडक्ट बोलते हैं पैरा अमीनो फिनॉल, इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो फिर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 1 ऑक्सीजन कम है, तो वाटर जोड़ दो। अब हाइड्रोजन देखते हैं। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने, यहाँ वाला हाइड्रोजन तो यहाँ से बैलेंस है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है। ओवरऑल कितने हाइड्रोजन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 4, और यहाँ पे 4 की कमी है। तो क्या करें, 4H+ ऐड कर दें। ठीक है, अब चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करें, 4 इलेक्ट्रॉन में ऐड कर दें। देखो ऑक्सीजन बैलेंस है ना, सब कुछ बैलेंस है। तो क्या बोल सकते हो कि 4 फैराडे, क्योंकि 4 फैराडे चार्ज will produce 1 mole पैरा अमीनो फिनॉल, है ना। इसलिए 1 फैराडे चार्ज कितना प्रोड्यूस करेगा, ये तो बहुत आसान है, 1/4 मोल। क्लियर। ये सब जो हमने कार्यक्रम किया वो ये पूरा, इसको हमने मूल कंसेप्ट के बेसिस पे ही कर लिया। क्या किया, अप्रोच क्या रही, हमने रिएक्शन को पहले हाफ सेल को बैलेंस किया, फिर उसके बाद हमने स्टोइचियोमेट्री यूज कर ली। फैराडे के लॉज देखते हैं जो कि इलेक्ट्रोलिसिस के लिए दिए, जिसमें फर्स्ट लॉ ये कहता है कि मास डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज प्रोवाइडेड, है ना। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लोन थ्रू इलेक्ट्रोड। तो W इज व्हाट, मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट which has been deposited due to charge Q, और Q क्या होगा, IT लिख सकते हैं। तो इसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W is directly proportional to I into T, where I is current in ampere and T is time।
इन सेकेंड्स। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो इसको बोल देते हैं W इज इक्वल टू ZIT। और ये जो फॉर्मूला है इसमें मान लिया गया है कि जो करंट एफिशिएंसी है, जो करंट एफिशिएंसी है वो 100% है। 100% मतलब कि सारी की सारी करंट यूटिलाइज हो रही है इलेक्ट्रोलिसिस करने में। कई बार ऐसा होता है कि हम करंट तो दे रहे हैं लेकिन करंट पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही, तो उस समय हम करंट एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। क्लियर? अगर मान लीजिए 50% करंट एफिशिएंसी है तो 50 डिवाइड बाई 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड व्हाट इज Z? Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको बोलते हैं Z, एंड इट इज कांस्टेंट। और ये किस चीज पे डिपेंड करती है? इसकी वैल्यू सब्सटेंस पे डिपेंड करती है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है ना। जैसे Na+ है तो उसका Z अलग होगा, कि Cr272- है उसका Z अलग होगा, Cl- का अलग होगा। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? इक्विवेलेंट वेट पे। तो Z, वैसे Z की वैल्यू ज़्यादातर उतनी यूज़र फ्रेंडली नहीं है, तो हम Z को दूसरे के टर्म्स में रिप्लेस करेंगे इक्विवेलेंट वेट के टर्म्स में। कैसे रिप्लेस करेंगे उसको देखेंगे, लेकिन पहले उसके पहले Z को थोड़ा सा और समराइज करते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं ना, W इज इक्वल टू Z इंटू Q, है ना, IT की जगह Z इंटू Q भी लिख सकते हैं। क्लियर? और ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है उसको देखते हैं। कि अब ये देखिए, आप बोल सकते हैं इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, या फिर आप बोल दीजिए ये 1 कूलम कब हो सकता है? जब करंट है वो 1 एम्पियर हो जाए और जो आप टाइम दे रहे हो वो 1 सेकेंड के लिए हो जाए। उस समय आप बोल सकते हो W इज इक्वल टू Z, है ना। तो आप बोल सकते हो मास डिपॉजिटेड ड्यू टू 1 कूलम चार्ज is known as equivalent, is known as electrochemical equivalent। इसको क्या बोलेंगे? Z, है ना। फिर से ध्यान से सुनिएगा, मास डिपॉजिटेड ड्यू टू कितने कूलम चार्ज? 1 कूलम चार्ज, है ना। 1 कूलम चार्ज के थ्रू जो मास डिपॉजिट होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट। हाँ, तो 1 कूलम की वजह से जो मास डिपॉजिट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसी तरीके से अगर 1 फैराडे की वजह से जो मास डिपॉजिट होता है उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। तो हम बोल सकते हैं कि 1 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस mass of a substance equal to its equivalent mass E, या फिर इसी को बोल सकते हैं 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी
produces or deposit amount of substance equal to 1 ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। तो इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। क्या जनरलाइज कर सकते हैं? इसी दूसरे शब्दों में, ताकि हम क्वेश्चन को सही तरीके से अप्रोच कर सकें, उसको लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ, क्योंकि आपको पता चल गया ना कि यहाँ पे 1 फैराडे है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो जितने फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स डिपॉजिट होने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर नंबर ऑफ फैराडे ऑफ चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड, है ना। वो कैथोड में भी डिपॉजिट हो सकता है और एनोड पे भी डिपॉजिट हो सकता है। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे? ये फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को हम NF से रिप्रेजेंट करते रहे, वैलेंसी फैक्टर। तो ये जो कंसेप्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बताया? नंबर ऑफ फैराडे ऑफ अ चार्ज, है ना। ये नंबर ऑफ फैराडे ऑफ चार्ज कैसे निकालोगे? जो कूलम में चार्ज दे रखा होगा उसको 96500 से डिवाइड कर दोगे। ये मतलब बेसिकली ये क्या हो गया? ये हो गया Q अपॉन 96500। ये करोगे तो आपको आ जाएगा नंबर ऑफ फैराडे ऑफ चार्ज, और दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड। और जो इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो निकालना हो तो आपको क्या करना है? उसकी नंबर ऑफ मोल्स और उसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना है उसको देखेंगे, लेकिन अभी हमें z को रिप्लेस करना है ना। z को e से रिप्लेस करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम देखो, हमें समझ में आ गया है कि 1 कूलम चार्ज हो तो जो मास डिपॉजिट होता है वो कितना होता है? z के बराबर। और 1 फैरेड चार्ज हो मतलब 96500 कूलम हो, है ना, तो जो मास डिपॉजिट होता है वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है ना। और अगर आप z के टर्म्स में निकालना चाहो तो आप बोल सकते हो कि 1 कूलम में z था तो 96500 कूलम में कितना होगा? 96500 इंटू z। ठीक है, और ये किसके बराबर होना चाहिए? ये E के बराबर होना चाहिए। तो आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E अपॉन 96500। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसका z क्या होगा, तो आपको उसका पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना है, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद 96500 से डिवाइड कर देना। अब बात आती है कुछ फॉर्मूलेज की, और वो फॉर्मूला क्या क्या है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास या वेट, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर, है ना। इसी तरीके से इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? E से।
तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी n फैक्टर कैसे निकालना है ये आपको पता है, अपने 11th में भी पढ़ा है। और इक्विवेलेंट मास हो गया। फिर उसके बाद नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, या फिर ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू मोल इनटू n फैक्टर। अगर मोल पता है तो उसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या फिर अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं, W बाई इक्विवेलेंट वेट। तो ये फॉर्मूला भी बन गया। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ फैराडे ऑफ चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको पता चल गया होगा। और फॉर्मूला क्या लगेगा, ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन सकता है, W इज इक्वल टू, अपन लोगों ने क्या लिखा था, ZIT। तो Z की जगह क्या रख सकते हैं, E बाई 96500, है ना, ZIT। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Z की जगह E बाई 96500 इंटू I इंटू T। और इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या लिख सकते हो, W इज इक्वल टू मोलर मास, है ना, M तो मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ही हो गया। मॉलिक्यूलर वेट E की जगह डिवाइड बाई n फैक्टर लिख सकते हो, है ना, डिवाइड बाई 96500 लिख सकते हो इंटू I इंटू T कर दो। या फिर आप मास, मोलर मास को लेफ्ट साइड ले आओ, तो क्या लिख सकते हो, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू IT अपॉन 96500 इंटू n फैक्टर, है ना। और ये क्या हो जाएगा, मोल्स। तो क्या बोल सकते हो, मोल्स डिपॉजिटेड इज इक्वल टू IT अपॉन 96500। तो आपके पास दो अप्रोच होगी, तीन अप्रोच होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एक ये फॉर्मूला, है ना, ये एक तरह से आप समझो मेथड 1 हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा आपको, करंट, या फिर करंट दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा, और आपसे मोल्स कितने डिपॉजिट होंगे वो पूछ रहा होगा, है ना। तो जैसे कि अपन ने सबसे पहला क्वेश्चन किया था इसमें कि भाई 1 फैराडे है, तो बताइए कितने मोल डिपॉजिट होंगे प्रोडक्ट के। तो हमें IT की जगह क्या ले लेना चाहिए था, 1 फैराड। 1 फैराड मतलब 96500 ले लेते, तो फिर मोल डिपॉजिटेड क्या हो जाता, 1 अपॉन n फैक्टर, है ना, वैलेंसी फैक्टर। तो अगर आपको n फैक्टर निकालना आ गया है, अगर आपको आता है तो फिर आप कर लेंगे। हमें रिएक्शन का n फैक्टर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे जो n फैक्टर चाहिए होगा रिएक्टेंट का चाहिए होगा और प्रोडक्ट का चाहिए होगा। जिस चीज के मोल निकालने हैं उसका हमें n फैक्टर इस्तेमाल करना होगा। अभी ये कैसे लगाएंगे अभी देखेंगे। दूसरा मेथड क्या है, पहला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। पहला मेथड में आपको क्या करना है कि आपसे पूछा जाए कितने मोल डिपॉजिट हो रहे हैं, तो बस आपको ये फॉर्मूला लगा देना। बस आपको ध्यान क्या देना होगा, n फैक्टर निकाला। और अगर आपको मोल डिपॉजिट आ चुके हैं तो आप मोल से क्या निकाल सकते हो, मोल से आप मास निकाल सकते हो, और अगर वो गैस है तो उससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, उससे आप नंबर निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। और मेथड 2 क्या है, एक है नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ये भी आपका एक तरह से मेथड 1 की अप्रोच है, बस आप इसको कहोगे कुछ दूसरे तरीके से। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का अप्रोच क्या है आपका? मोल इंटू एन फैक्टर। और तीसरा मेथड ये है कि आप क्या करो, रिएक्शन बैलेंस करो और चार्ज को कोरिलेट करो, किससे? चार्ज एंड मोल को कोरिलेट करो। तो यहां पे आपको एक हेडेक बढ़ जाएगी, रिएक्शन को बैलेंस करना है। लेकिन जो पहले दो मेथड है उनमें ये नहीं होगा। अब एक और चीज है कि आप जो पहला मेथड है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कितने फैरेड होंगे। जब आपसे फैरेड पूछे जाए, फैरेड कितने फैरेड चार्ज डिपॉजिट करना है, तो फैरेड चार्ज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने 96500 कूलम आया, मान लीजिए आंसर, तो आप क्या बोलोगे, कितने फैरेड चार्ज प्रोवाइड किया? तो आप बोलोगे 1 फैरेड। अगर 2 × 96500 आया कूलम, तो फिर आप क्या बोलोगे? 2 फैरेड। तो मतलब जो आपका क्यू आ रहा है उसको 96500 से डिवाइड करना पड़ेगा। और आप अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर। तो आपका डायरेक्टली आ जाएगा फैराडे में अगर आंसर निकालना, वरना तो मेथड